नमस्कार। जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन के कार्यक्रम संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे जो यहाँ पे वक्ता हैं जिनको हमने बुलाया है कि खास तौर से जम्मू के बारे में बात करने के लिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जम्मू कश्मीर भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा वो एक जम्मू की प्रखर आवाज जिनको हम कह सकते हैं, जो अखबारों में लिखते भी हैं और वक्तन बवक्तन सत्ता पक्ष को भी या हम कहें सरकार को भी चेताते रहते हैं कि जम्मू की क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोविड की बात हो, यहाँ की डेवलपमेंटल इश्यूज हों, यहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज के बारे में बात करनी हो, तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो है वो मतलब कि शाना बशाना जम्मू के लोगों के साथ चलते हैं। तो आज ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल उनसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास फोकस होने के बावजूद क्या जम्मू के लोगों को जो अपेक्षाएं थी कि 370 धारा 370 टूटने के बाद जम्मू के साथ इंसाफ होगा, जम्मू के लोगों को जो है वो नौकरियां मिलेंगी, जम्मू में डेवलपमेंट होगी, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनके साथ इंसाफ हो रहा है? ब्रिगेडियर आजाद जी, आपका सवाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जम्मू के लोगों की तरफ से यह कहना कि उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं या नहीं, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं। लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। खासकर 370 रखने के बाद और यूटी बनने के बाद जम्मू को उसका पूरा हक मिल रहा है। और जम्मू के अंदर बनिस्बत कश्मीर के प्रोग्रेस ज्यादा है, डेवलपमेंट फ्रंट के ऊपर भी। उसके कारण क्या है वो अलग बात है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप देखिए, जम्मू का एम्स और कश्मीर का एम्स दोनों एक साथ सैंक्शन हुए थे, लेकिन जम्मू का एम्स कहां पहुंच गया और कश्मीर में अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। उसी तरह से आप रिंग रोड की बात कीजिए। रिंग रोड के लिए पैसा प्रधानमंत्री पैकेज के तहत आया था, दोनों श्रीनगर और जम्मू के लिए। जम्मू की रिंग रोड आधी कंप्लीट भी हो चुकी है, कश्मीर में अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। आप कटरा एक्सप्रेस वे की बात कीजिए, कुछ महीने पहले वो सैंक्शन हुआ, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, काम भी शुरू होने वाला है। उसी तरह से आप उच्च लीजिए, 40 सालों से अटका हुआ उच्च का प्रोजेक्ट किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, किस तरह हमारा कंडी इलाका के अंदर हरियाली आने वाली है। बायोटेक पार्क ले लीजिए, बायोटेक पार्क कठुआ में बनकर तैयार भी हो गई है, कश्मीर में अभी तक तैयार नहीं हुई। उसके अलावा आप देखिए किस प्रकार कंटेनर डिपो के लिए और ड्राई पोर्ट के लिए कठुआ और सांबा में काम शुरू होने वाला है। आईटी पार्क जम्मू में बनने वाली है। एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर कितनी प्रोग्रेस जम्मू ने कर ली है। भद्रवाह के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक मेडिसिन खुल गई है, वहां पे एरोमेटिक की खेती हो रही है, लोग खेती बेच के उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो मेरी नजर में जम्मू के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत ही ज्यादा हो रही है और बहुत तेज रफ्तार से हो रही है। कश्मीर के अंदर हालांकि हम चाहते हैं कश्मीर में भी हो, लेकिन कश्मीर के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा साफ है। हम चाहते हैं कि जम्मू व कश्मीर दोनों के अंदर होलिस्टिक और इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक खित्ता दूसरे खित्ते के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, एक खित्ता दूसरे खित्ते का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। हम ये यकीन करते हैं और हम ये यकीन करने के साथ साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को ये शिकायत ना रहे। पर अगर आप हर चीज को, हर सरकार की कार्रवाई को भेदभाव की नजर से देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हैं उनको भी लगता है कि भाई हम जो मर्जी कर लें, लेकिन उसकी नुक्ताचीनी आखिरकार यही कहकर होनी है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो फिर उनके भी कुछ, उनके मन पर भी, जो उनके कार्यशैली पे भी असर पड़ता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आप देखते जाइए क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें अगर आपको कुछ कमियां नजर आती हैं तो सरकार के समक्ष लाइए। लेकिन हर चीज को, हर मुद्दे को सिर्फ इस तरफ ले जाना कि अभी भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि भेदभाव नहीं हो रहा है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आपके माध्यम से दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा। आपने बहुत सी खूबियां गिनाई जो जम्मू में हो रही हैं, शायद कश्मीर में नहीं हो पा रही। हालांकि बहुत से लोग इस बात से आपकी मुत्फिक नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पुलवामा में जो एम्स है वो वहां पे काम नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे चल रहा है।
तो लोगों का कहना है कि वहां पे तो आर्मी की ऑब्जेक्शन है, इसलिए शायद एम्स पे काम नहीं हो पा रहा। यहाँ पे ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, गुजरों का एक मुद्दा था, वो हल हो गया, तो यहाँ पे काम चल पड़ा है। दूसरी बात, यहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम कहें कि आईआईटी जम्मू ने एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने पहनावा कश्मीरी पहनाया, फिरन, डोगरा पगड़ी भी गायब हो गई, डोगरा सुथन भी गायब हो गई, डोगरा कुर्ता भी गायब हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें जम्मू के लोगों को लगती हैं कि ये जो सरकार जो भी यहाँ पे काम कर रही है वो कश्मीर सेंट्रिक है। अभी अगर हम रिसेंट लेंगे एक इशू को, तो वो था कोविड का। आप देखिए कि जम्मू में कोई तैयारी नहीं, हालांकि कश्मीर में भी कोई उन्होंने तैयारी की नहीं थी, लेकिन वहां पे क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जम्मू से ज्यादा थे, स्किम्स था, उसके बाद आपका झेलम वैली कॉलेज था, इसके अलावा वहां पे महाराजा हरि सिंह लालदेद हॉस्पिटल, तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस ज्यादा थे, तो शायद स्थिति संभल गई। और जम्मू में तो एक ही आपका इंस्टीट्यूशन है जीएमसी, सारा लोड जो है वो पूरे प्रोविंस का यहीं पे है। हालांकि हमारे 5 कॉलेजेस बन गए, लेकिन वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आपने अगर देखा होगा तो मार्च के महीने में ही हमारे जो यहाँ के वर्कर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, उनको सरकार ने निकाल दिया। जब सारे लोग रिक्रूट कर रहे थे, तो यहाँ की सरकार जो थी वो जम्मू में, कठुआ में, राजौरी, पुंछ में जो लोग लगे हुए थे उनको निकाल रही थी। तो आप अगर कोविड की सिचुएशन की ही हम बात करेंगे, तो क्या जम्मू के साथ इंसाफ हुआ? देखिए, कोविड, जहां तक कोविड का सवाल है, मैंने उसके ऊपर बहुत बोला है और लिखा भी है, आप जानते हैं मैंने कितना खिंचातानी की है। और मैंने यहाँ तक कहा है कि माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, द लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि हर चीज को हम बराबरी के हक से देखते हैं। हमारी जो नजर है, नजरिया है, वो चेंज होना चाहिए। हमें नीड बेस्ड देखना चाहिए, रिक्वायरमेंट बेस्ड हमारी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। बिल्कुल सच्चाई की बात है, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ। लेकिन चंद एक बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ये जो हुआ है जम्मू के अंदर, इसका ये इट्स ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी, कश्मीर की अच्छी तरह से देखभाल की गई कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा। कश्मीर में डॉक्टर अच्छे क्यों हैं? क्योंकि कश्मीर के अंदर डॉक्टरों को यूएई भेजा जाता था, इंग्लैंड भेजा जाता था, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री में भेजा जाता, ताकि वो आधुनिक से आधुनिक टेक्निक सीख कर आए और बाद में आकर उनको वहां पे कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। जम्मू के डॉक्टरों के साथ कोई ऐसा किसी ने कोई प्यार नहीं दिखाया, उनको कभी नहीं भेजा। जम्मू के डॉक्टर हालांकि जो करके आए, अपने खर्चे पे भी पढ़ के आए, सुपर स्पेशलिटी करके आए, यहाँ पे आने के बाद उनको नौकरियों में रखने तक के लिए कितनी कितनी अड़चने आई। जबकि कश्मीर में आए हुए डॉक्टर गैर एब्सेंट विदाउट लीव और ड्यूटी से खारिज भी किए जा सकते थे, लेकिन उनको वापस ले लिया गया। तो ये एक बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, जिस बैगेज को हटाने में काफी वक्त लगेगा। उसके ऊपर पिछले 4 साल से आपने एक ऐसा आदमी बिठा दिया एचएमई डिपार्टमेंट के अंदर, जो हु बिलीव्स कि नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। अब क्या कर सकते हैं? और इसमें भेदभाव की नजर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा इसमें जो है जम्मू वाज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, चलता है एटीट्यूड, यहां पर तो चल जाएगा, कश्मीर में नहीं होना चाहिए। और कारण उसका यह है कि जम्मू के लोगों ने कभी एकजुट होकर आवाज भी नहीं उठाई। कोविड के पहली बार मैंने देखा, कोविड के टाइम पर लोग थोड़ा इकट्ठे होकर थोड़ा बोलना शुरू हुए हैं। तो जम्मू के लोगों को आदत पड़ गई थी हर चीज को सह लेना। हाँ, सोशल मीडिया पे एक दो गाली निकाल देनी या कुछ बोल देना, लिख देना, उसके बाद सब चुप हो जाते थे। आज भी अगर जम्मू को कोई बड़ी सबसे बीमारी है तो यह है कि जम्मू को लीड करने वाला कोई नहीं है, जम्मू की एक आवाज नहीं है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। जेलसी इज अ बिग फैक्टर अमंगस्ट अस, हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए। बनिस्बत आप कश्मीरियों को लीजिए, वो कश्मीरी आइडेंटिटी के नाम के ऊपर सब कुछ भूल जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। दे फॉरगेट देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, दे फॉरगेट देयर रिलीजियस डिफरेंसेस, दे फॉरगेट एवरीथिंग, और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हम जम्मू के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? और जिस दिन हम ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू की आवाज ना सिर्फ श्रीनगर जम्मू में सुनी जाएगी, लेकिन दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी सुनी जाएगी। और तब जम्मू की आवाज जो है इतनी बुलंद होगी कि जम्मू के साथ जो इस प्रकार का चलता है एटीट्यूड, कोई नहीं दिखा सकेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जम्मू को अनदेखा किया जाता है, और आपने एक दूसरी बात कही कि जम्मू के लोग इकट्ठा नहीं।
आप देखिए कि मतलब कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जम्मू के लोगों ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें दी, 2 एमपी दिए, एक प्रधानमंत्री जी ने यहां से एमपी को नॉमिनेट भी किया राज्यसभा में, और पिछले 7 साल से हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव पीएमओ में बैठे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि भैया जम्मू से अगर आए हो तो भागो यहाँ से, क्योंकि मैं तो कहीं और का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो जम्मू वालों के साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं। 7 साल से आपकी पार्टी, चाहे वो पीडीपी के साथ अलायंस में थी, वो पावर में थी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो था वो बीजेपी के पास ही था, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बीजेपी के पास था, और आपने परसों देखा कि 2 दिन की गर्मी यहाँ पे बढ़ गई और लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो थे उनका कोई इंतहा ही नहीं। लोगों के घरों में 3-3, 4-4 दिन लाइट नहीं आई। अगर आप 16 की हमारे उस वक्त के जो पीडीडी के मंत्री थे, डिप्टी सीएम भी थे, उनकी बात कहीं सुनेंगे तो उन्होंने कहा भैया 1176 करोड़ आ गया, और अब तो जम्मू कश्मीर में कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एपीडीआरपी आ गई है, हालांकि पुराने ही ट्रांसफार्मर्स को पेंट करके नए ट्रांसफार्मर बन गए। वो 1176 करोड़ कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी की तरफ से तो कोई, हम ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ पे फाइनेंस की सपोर्ट की कोई कमी नहीं। इस बार भी 800 करोड़ आए, अब शायद कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो ये क्या बात है कि हम, देखिए आप कहेंगे जम्मू यूनाइटेड नहीं है, इस बात से हम सहमत नहीं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर एक के होते हैं, लेकिन जनता ने पूरा विश्वास पिछले 7 सालों में बीजेपी के ऊपर दर्शाया है। आज की डेट में जम्मू में म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो भी बीजेपी के पास है, लेकिन हमारे मेयर साहब तो कभी मीटिंग भी नहीं लेते। जुनेद मट्टू साहब जो है वो डायरेक्टली पीएमओ में हमारे जो बैठे हुए हैं जम्मू से, उनके साथ बातचीत करते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंट्स के इश्यूज जो हैं उनके रिजॉल्व होते हैं। हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा ये आपने जो कहा, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। अगर फंड्स जहाँ पर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही प्रोजेक्ट करती है, और यहाँ पर मैं भी यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही कारण फंड्स आ रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे? फंड उसका तो आप आरटीआई डालिए ना, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप आरटीआई डालिए और पता कीजिए फंड्स कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही 2 दिन पहले की पावर शॉर्टेज की, उस पर भी मैंने भी बहुत जद्दोजहद की है, और आपको मैं बताता हूँ कि बाद में मुझे जो पता लगा है, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि दिस इज इनसाइडर जॉब। गुटबाजी है जेपीडीसीएल के अंदर, और एक गुट जो नहीं चाहता कि इंप्रूवमेंट्स आए, मॉडर्न रिफॉर्म्स आए, और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जाए और मीटर रीडिंग का सिस्टम जो है सुधारा जाए, स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं, वो ग्रुप ने सैबोटेज किया है। उस दिन को जानबूझ के फॉल्ट डाले गए हैं ग्लैडनी में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, और बर्न का जो फायर इंसिडेंट हुआ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है और एक इंक्वायरी की रिक्वेस्ट की है कि पता लगना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, और कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ लोगों के साथ मिलके जम्मू के लोगों को उन्होंने परेशान किया, ताकि जम्मू के लोग भी हाहाकार करें। और उनकी एक ही लाइन थी, वो लोगों के मुंह से ये करवाना चाहते थे, देख लिया मजा 370 रटने का, ताकि वो भी पाकिस्तान के साथ वही लैंग्वेज बोल सकें जो कि आज कांग्रेसी बोल रहे हैं। ये एक, मैं कहूंगा, टूल किट का प्लान था, और शायद हो सकता है जो उस टूल किट में हो और जिस टूल किट का ही हिस्सा हो। ये इस भी इंक्वायरी का विषय है और उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं पब्लिक में ये बात कह रहा हूं, अभी तक मैंने ये बात सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से की है। जी देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश जो है वो जम्मू के खिलाफ की जा रही है। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं, जो हमेशा कश्मीर के हाथ में रहे, वो आपकी सरकार, या हम कहेंगे जो केंद्र द्वारा यहाँ पे इस वक्त नुमाइंदे भेजे गए हैं, उनके दौरान में वो जो चीजें हैं वो कश्मीर के ही हाथ में। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, उसके लिए पीएमडीपी का एक प्रोजेक्ट आया, कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, 22 वो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने थे, आज एक भी कंप्लीट नहीं। उसी ऑफिसर को जो लगातार मोदी जी के खिलाफ पोस्टें डालता है, जो योगी जी के खिलाफ पोस्टें डालता है, सोशल मीडिया पे उनको कंडेम करता है, उनको गाली निकालता है, उसी ऑफिसर को ये यहाँ से स्पोर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पे
उसने कई 100 करोड़ का घोटाला किया, वहां से उसको वो टूरिज्म में लाते हैं। टूरिज्म में वो रमजान के महीने में रमजान मनाने लगता है और जम्मू के कल्चर को प्रमोट करने के नाम पे पंजाब के कल्चर को लाते हैं। आज वही ऑफिसर जो है वो CAPD में डायरेक्टर बन जाता है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट आया वाटर स्पोर्ट्स के लिए, 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए कश्मीर के लिए। वो जो अभी किरण रिजिजू जी ने वहां पे एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो इनागुरेट किया, दूसरा वहां पे लगभग बनने वाला है। उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, एक प्रोजेक्ट जो है वो बसोली के लिए भी आ गया वाटर स्पोर्ट्स के लिए। वहां पे 3 करोड़ लग के जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कश्मीर में, क्योंकि उसकी डायरेक्टर जो है सेंटर की वो कश्मीर की है। यहां पे बसोली में हमारे PMO की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज तक वहां पे 3 करोड़ रुपए में से 300 लाख रुपए में से सिर्फ 32 लाख खर्च किए गए हैं और उस स्पोर्ट्स सेंटर का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये जो साजिशें जम्मू के खिलाफ हो रही हैं, इनको कौन जो है वो मतलब कि ठीक करेगा? ठीक बात है। मैं इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं कहूंगा, आपने जिसका जिक्र किया आदमी का, मैं उसके बारे में नहीं कुछ भी कहूंगा, लेकिन आपके मुद्दे के ऊपर मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप जो कह रहे हैं इसके विपरीत कश्मीर में कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कश्मीरी नहीं है, अब कोई कश्मीरी मुसलमान नहीं है, DGP, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर सब हिंदू हैं, गवर्नर LG सेक्रेटरिएट में कोई वो कश्मीरी मुसलमान नहीं है, DC कोई कश्मीरी मुसलमान नहीं है, गिने चुने अफसर रह गए हैं। ये उनकी भी क्रिब है, वो भी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। देखिए, सरकार तो सबके लिए बराबर है, सरकार ये भेदभाव नहीं करती है, ये सिर्फ नजरिया है देखने का कि वो वहां का है वो यहाँ का है। आप काम करना है, काम करना है, जहां भी करना है। आप सबवर्सिव्स को जो सबवर्शन कर रहे हैं, जो ओपनली प्राइम मिनिस्टर को कैस्टिगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा किस प्रकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। देखिए, कार्रवाई तो हम ये देख रहे हैं कि वो गई है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो लुक्रेटिव जॉब्स हैं वहां पे प्रमोट हो रहे हैं और कोई काम नहीं कर। इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। अगर आप बड़े कन्विंस्ड हैं जो आप कह रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके स्पेशल टास्क फोर्स को उनका एविडेंस के साथ उनका नाम भेजिए और फिर देखिए क्या होता है। देखिए, अभी तक तो क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स का जो कोई ऐसा नोटिस है नहीं कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है तो हमारे पास आ सकता है, शायद है। इट्स ओपन, इट इज ओपन, यू कैन अप्रोच स्पेशल टास्क फोर्स, यू कैन अप्रोच। मैं आपको कह रहा हूं, आपने तो मेरे को भेजिए, आई विल अप्रोच। अभी दूसरा देखिए, ये जो मैंने प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मुद्दा उठाया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का, मतलब PMO की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखिए, राफ्टिंग, रियासी में राफ्टिंग बंद कर दी गई, बसोली में बोटिंग शुरू नहीं हो रही, उधमपुर में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। ये PMO की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल। तो नहीं, तो आप देखिए, आप सांबा मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी और देखिए सांबा और मानसर में किस प्रकार डेवलपमेंट हो रही है, वो नहीं आप देख रहे। देविका में क्या हो रहा है वो नहीं आप देख रहे, और बायोटेक पार्क बन रही है वो नहीं देख रहे, टूरिस्ट विलेज बन रहा है वो नहीं देख रहे, आप कंटेनर डिपो बन रहा है वो नहीं देख रहे। आप इन चीजों को नजरअंदाज करके वाटर स्पोर्ट्स को ले रहे हैं। उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, मेरे को मालूम नहीं उसका क्या कारण है, बट देयर मस्ट बी सम रीजन, कोई कारण होगा ना। आप हर चीज को देखिए, हैव ए बैलेंस्ड व्यू। आप PMO में बैठे मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं। प्लीज हैव ए होलिस्टिक व्यू, उनके सारे कारनामों को देखिए, सारी कार्रवाइयों को देखिए, अचीवमेंट्स को देखिए। मैं कह रहा हूं उनको सैबोटाज किया जा रहा है, सैबोटाज किया जा रहा है। तो मैं आप इस बात से बहुत पहले मैंने आपको सहमति दे दी है कि लोगों जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वो वही लोग हैं जो कि 370 के पहले थे, वही लोग आज 370 के बाद हैं, वही लोग हैं जो कहते हैं कि 370 नहीं हटना चाहिए, अब 370 हट गया तो उनके लिए कंपल्शन बन गई है कि वो उस माहौल में काम करें। तो उनके जहन में क्या है, वो हो सकता है जानबूझ के, आपने कहा कि जानबूझ के सैबोटाज कर रहे हो कि ताकि लोग 370 हटने के खिलाफ बोले। मैं आपसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और ऐसे लोगों को जरूर ढूंढा जाएगा और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं है। अभी हमारे पास एगमट का कार्डर है और अडॉप्ट भी किया गया है, होम मिनिस्टर ने ये नोटिफाई कर दिया है कि अभी जम्मू कश्मीर जो है वो एगमट कार्डर में। तो एगमट कार्डर में जो है आपके पास बहुत सारी यूटीज हैं। तो ये जो ऐसे
मतलब कि निठल्ले और एंटी इंडिया लोग जो हैं या जो काम नहीं करना चाहते या सबवर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको लगता नहीं कि सरकार को इनको बिल, बिल्कुल होना चाहिए, और बड़ी जल्दी एक बहुत बिग रीशफल होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल आप देखेंगे। दूसरी आपने बात कही कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है पिछले 4 सालों से। सिर्फ हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, आप हाउसिंग एंड अर्बन में देख लीजिए, वहां पे भी कोई 4 साल से ही लोग बैठे हुए हैं। आप होम में देख लीजिए, वहां पे भी 4 ही साल से लोग बैठे हुए हैं। और अभी आपने एक उमर साहब की बात कही कि यहाँ पे कोई मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में है नहीं, तो मेरे ख्याल से आज तक चाहे उनकी भी सरकार रही, डीजी जम्मू में हिंदू ही रहा, गवर्नर भी हिंदू ही रहा, और होम सेक्रेटरी भी मैक्सिमम टाइम हिंदू ही रहा। मेरे ख्याल से कोई एक आधा बीच में एक आधा मुस्लिम, तो भैया आपने लगा लेने थे, तो आपने भी लगाए। वो तो उसका क्रेडिट लेते हैं ना, वो कहते हैं हम सेकुलर थे। वो तो उसका क्रेडिट लेते हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है, वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और आज देखिए आप स्क्यूड रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज देखिए ना सेक्रेटरीट के अंदर जी, कितने कश्मीर के कितने जम्मू के हैं, हैं। तब नजरें खुलेंगी आपकी। वो तब तो आप कभी बोले नहीं, आज भी वही है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाएगी। सबऑर्डिनेट स्टाफ कितना एक ही कम्युनिटी का है, वो उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि आईएएस आईपीएस वाले चेंज हो रहे, चेंज होते रहते हैं, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके। और पूरे नेशनल लेवल पे ये जो आर्टिकल आया था, नेशनल डिवायर में पब्लिश हुआ था, इसका बड़ा हंगामा उठाया गया था, टीवी के ऊपर डिबेट हुई थी इसके ऊपर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जब भी उनके पास कुछ नहीं रह जाता है तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और दूसरा मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। ये उनकी खूबियां हैं। तो ब्रिगेड साहब, आपको लगता है कि जम्मू का जो फ्यूचर है वो जेकेयूटी में सुनहरा होगा? जम्मू का फ्यूचर बहुत ही सुरक्षित है और जम्मू का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जम्मू is going to be the economic hub of North India. आप प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इकोनॉमिक हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जम्मू में होगी। आप पावर का देख लीजिए, किस प्रकार 5 पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए हैं। 3 जो पहले से थे, 2 नए पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। उसी तरह से कनेक्टिविटी को देख लीजिए आप। ये जो एरिया है इसको एक वो क्या कहते हैं, हेल्थ टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है। बोर्डिंग स्कूल्स खोले जाएंगे, जहां पे लॉरेंस स्कूल और डलहौजी के स्कूल्स की तर्ज के ऊपर बोर्डिंग स्कूल्स खुलने वाले हैं। ये सब चीजें जब यहाँ पे आ जाएंगी तो लोकल इकोनॉमी को इतनी बूस्ट मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, बार बार ये कहना कि बाहर से लोग आ गए हैं, बाहर से लोग आ गए हैं, ये हमें इस बात से बचना होगा। बाहर से लोग नहीं आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, यहाँ तरक्की कहाँ से होगी, यहाँ पे सीन कैसे चेंज होगा। हमें अपना और बाहर भूल जाना चाहिए। वी आर ऑल इंडियंस, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हम सब इंडियंस हैं। इंडियंस ही यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इंडियंस इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाहर के जो दूसरे रियासत के इंडियंस हैं उनके पास ज्यादा सरमाया है, उनके पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास इतना नहीं है। आपने देख लिया किस प्रकार वाइन कार्टेल ने हमारे लोकल वाइन डीलर्स को साइडलाइन कर दिया एक बाहर का पैसा लाके। ये आप देख रहे हैं आप। पर फिर भी हमें देखना पड़ेगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट था, ये नहीं होना चाहिए था। पर पॉजिटिविटी हमें यह देखनी है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो हमें बाहर वालों को वेलकम करना पड़ेगा। अगर आप बाहर वालों को वेलकम नहीं करेंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? वो उनके पास कोई पैसा वेस्ट करने के लिए तो नहीं है। दे आर कमिंग हियर फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, इन द बार्गेन बेनिफिटिंग द लोकल्स। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आपने ब्रिगेड साहब कहा कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत जबरदस्त काम होने वाला है, लेकिन जो यहाँ पे आम एक्सपीरियंस है कि एक डीपीआर कश्मीर से जाती है हजरत बल की ब्यूटिफिकेशन की, दूसरी डीपीआर जाती है परमंडल की। वो प्रोजेक्ट जो है डीपीआर बन के सैंक्शन होके 1 अगस्त में वो कमीशन हो जाएगा हजरत बल का। आज ही आपने कुछ अखबारों में पढ़ा होगा कि जो परमंडल की थी वो डीपीआर ही रिजेक्ट हो गई। वैसे ही एक डीपीआर रघुनाथ मंदिर के लिए भी गई थी, वो भी कहां फाइलों में गुम है उसके बारे में पता नहीं। कल ही आपने पढ़ा होगा कि जम्मू टूरिज्म का जो डायरेक्टरेट है वो कहती है कि भैया
ये जो आप टूरिस्ट विलेज की बात कर रहे हो ये तो हमें मालूम ही नहीं। फिर एलजी साहब एक ऑर्डर इशू करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके विक्रम चौक में है वो बनना है, वहां पे पुराना जो रेलवे स्टेशन था उसको हम दोबारा से, तो वो ऑर्डर इशू कर जाते हैं। 3 महीने के बाद एडवाइजर साहब भी उसके ऊपर ही ऑर्डर इशू करते हैं कि भैया काम शुरू करो, और आज टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है कि हमें मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। तो पिछले 1 साल में 5 टूरिज्म डायरेक्टर ही चेंज हो गए। तो नहीं, अगेन आजाद साहब, मैं इससे पहले, ये है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जी। एक्चुअली इस वक्त जम्मू में बहुत एजेंसीज काम कर रही हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, टूरिज्म, ये हेरिटेज वाले, हेरिटेज टूरिज्म, अलग अलग सो मेनी एजेंसीज वर्किंग, उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, और वही सेम चलता है एटीट्यूड। आपको मैं बताता हूँ, आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, आप एक स्किल सेंटर बनाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए फंड्स भी दिए हैं जी। वो फंड्स के साथ दिसंबर 2019 में कश्मीर के अंदर मेडिकल स्किल का वो सेंटर काम कर रहा है, लेकिन जम्मू में अभी तक नहीं, उसके पैसे भी लैप्स हो गए, पैसे रिटर्न भी कर दिए, उसका कमाया किसको होगा? जम्मू के डॉक्टर्स को, क्योंकि उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी नहीं। उसी तरह से जो 30 EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के लिए यहाँ पर एडिशनल सीट्स दी गई थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 32 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया जम्मू मेडिकल कॉलेज को, अभी तक उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, और इस साल उसकी इंस्पेक्शन ड्यू है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। जब वो आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, तो शायद वो 30 सीटों को डीरिकग्नाइज कर दें, किसका नुकसान होगा? जस्ट बिकॉज चलता है एटीट्यूड। देखिए ना, अकाउंटेबिलिटी, जब तक हम 1-2 जनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको ये नहीं रियलाइज कराएंगे बाकियों को कि आप इस चलता एटीट्यूड के साथ, इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते, तब तक ऐसा ही रहेगा। और यहाँ तक टूरिज्म की बात है, आपने मंडल और रघुनाथ मंदिर की बात कही, उसमें एक देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि वो धर्मार्थ ट्रस्ट के नीचे आते हैं। जब तक धर्मार्थ ट्रस्ट उनको गवर्नमेंट को हैंडओवर नहीं कर देती है, गवर्नमेंट वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। आप इसके बनिस्बत देखेंगे कि 2 रिलीजियस टूरिज्म प्रोजेक्ट जम्मू में शुरू हो गए हैं, एक का कल इनॉग्रेशन होने वाला है और एक मैथोलॉजिकल पार्क कटरा के पास बनने वाली है। तो ये कारण है प्रमंडल का बैकवर्ड, पीछे रह जाने का। जी, शुक्रिया। धर्मार्थ ट्रस्ट को बोलिए कि वो सरकार को हैंडओवर कर दे। ठीक है। देखिए, वो नाम तो हमारे दोनों के सेम है, लेकिन अपना उतना चलता नहीं उधर। तो आपसे आज की बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि जो आपकी उम्मीद है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूटी होने के बावजूद जम्मू में डेवलपमेंट होगी, और आपकी उम्मीद से ही हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप किया जाएगा। क्योंकि अगर हम सारा इसका निचोड़ निकालेंगे तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी जम्मू, अगर हम कह सकते हैं उसको कि एंटी जम्मू वर्क कर रही है, या सबवर्शन अंदर चल रहा है, या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस कारण से नहीं है? क्योंकि मनोज सिन्हा साहब भी अभी 8-9 महीने से ही यहाँ पे हैं, तो पहले चीफ सेक्रेटरी साहब भी, जो शायद आपको मालूम ही था कि किस तरह से वो उद्दंड टाइप के थे, तो अब शायद नई टीम बनी है, तो कुछ लोगों की आशा है कि इस टीम में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगी और बहुत अच्छे से काम होगा। जी, आप कुछ। एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का जिक्र किया, सुब्रमण्यम साहब बिल्कुल भी वो जम्मू के खिलाफ नहीं थे। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ, आपके साथ डायरेक्ट टच में रहता था। जहां तक भी जम्मू के मुद्दे थे, उन्होंने कभी भी जम्मू को निगलेक्ट नहीं किया। आप ये जो कल देख रहे हैं जिसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, वो इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ BVR सुब्रमण्यम ओनली। नहीं, मैंने उद्दंड कहा, मैंने एंटी जम्मू नहीं कहा उसको। हाँ, उद्दंड। मेरे को हिंदी समझ नहीं आती है कि वो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में काम किया, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे ये मुलाकात। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच सर।